हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज एट आरके एक्सप्लेन्स। तो आज अपना जो चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, उसका एक और इंटरेस्टिंग सा लेक्चर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म जो अपने चल रहे हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। उसमें 3 प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन और परासरण दाब। आज जो चौथी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अणुसंख्यक गुणधर्म अपने बचा हुआ है वो आज पढ़ेंगे हम, और वो है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल लें और हेडिंग डाल लें, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो फटाफट हेडिंग डाल लें आप। शुरू करते हैं इसको अपन। चलिए, तो सबसे पहले आपने कॉपी में लिख लिया हिमांक में अवनमन, ये अपना हेडिंग हो गया, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, हिमांक में अवनमन का क्या अर्थ है, ये यहां पर देखो इसकी डेफिनेशन में। जब अवाष्पशील विलय को विलायक में घोलते हैं तो प्राप्त विलयन का हिमांक, यानी जो विलयन का हिमांक है वो विलायक के हिमांक से कम हो जाता है, और कम होने को ही अवनमन कहा जाता है। ये पहले वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में ये चीज हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये जो घटना होती है इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। तो कुल मिला के बात क्या हो गई कि जब भी किसी विलायक में हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, उसका हिमांक घट जाता है, इसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है, इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि इसका मतलब यह हुआ कि विलयन का हिमांक हमेशा शुद्ध विलायक से कम होता है, क्योंकि विलायक में जैसे अवाष्पशील विलय मिलाएंगे और उससे विलयन बनेगा, उसका तो घट जाता है। इसका मतलब विलयन का हिमांक सदैव शुद्ध विलायक से कम होता है, उससे हमेशा कम होगा। सीधे इसको हिमांक अवनमन को सीधे अपन इस आधार पर भी समझा सकते हैं कि विलयन का क्वथन, विलयन का हिमांक सदैव शुद्ध विलायक से कम होता है, इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। अब यह क्यों होता है, इस बात को समझने के लिए पहले हमें इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो यहां पर हिमांक की परिभाषा, डेफिनेशन आपके लिए दी गई है कि हिमांक वह ताप है, वह टेम्परेचर है जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान होता है। देखो नेचुरली कोई भी पदार्थ है, एक तरफ उसकी द्रव अवस्था लें, एक तरफ उसकी ठोस अवस्था लें, तो स्वाभाविक है कि उसकी द्रव अवस्था में वाष्प दाब ज्यादा होगा, होता ही है। लेकिन अगर किसी टेम्परेचर पर उस पदार्थ की, उसको गर्म करने से एक ऐसी कंडीशन आती है जब उसकी द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसी टेम्परेचर को हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि इसके ऊपर वह द्रव फ्रीज होना, जमना शुरू हो जाता है। तो ये परिभाषाएं आपने लिख ली, बिल्कुल क्लियर है। हिमांक में अवनमन हेडिंग हो गया, हिमांक में अवनमन क्या होता है इसकी डेफिनेशन हो गई, और इसके आधार पर एक कंक्लूजन निकाला अपन ने कि विलयन का हिमांक सदैव शुद्ध विलायक से कम होता है। और यहां पर आगे की बात को समझने के लिए हमने क्या किया कि हिमांक को क्लियर कर लिया कि हिमांक वह ताप है जिस पर पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो जाता है। क्लियर है बात? आगे बढ़े इसके बाद। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पर ये जो हिमांक में अवनमन है, यदि इसको एक फॉर्मूला के रूप में अपन दिखाना चाहें तो इसके लिए कुछ सिंबल्स ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यदि शुद्ध विलायक का हिमांक, शुद्ध विलायक का हिमांक हमारे लिए हो गया TF नोट, क्या हो जाएगा? TF नोट। ये शुद्ध विलायक का, हर बार लेते हैं हम, शुद्ध विलायक का क्वथनांक लिया था तो भी उसको TB नोट लिया था हमने।
तो शुद्ध विलायक का हिमांक TF0 है, विलयन का हिमांक TF है, ये सिंबल ले लिए दोनों के। तो अब हिमांक में अवनमन क्या हो गया, कितनी कमी हुई, और वो कैसे आएगी, पहले विलायक का जितना था हिमांक उसमें से विलयन का घटा लेंगे तो दोनों का अंतर आ जाएगा, दोनों का अंतर है वही तो हिमांक में अवनमन है। तो वही तरीका किया हमने। देखो यहां पर वाष्प दाब अवनमन बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। इसी बात को सिंबल के रूप में यदि आप लिखें तो हम कह देंगे डेल्टा TF बराबर TF0, ये तो विलायक का हिमांक हो गया, माइनस TF ये हो गया विलयन का। तो ये गणितीय रूप में फॉर्मूला के रूप में हमने लिख लिया हिमांक अवनमन। क्लियर है बात बिल्कुल। चलिए अब आते हैं कारण पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि जब भी किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो इसका हिमांक गिर जाता है, कम हो जाता है। अब बात कारण की है कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हिमांक में कमी आ जाती है। तो इसके लिए दो चीजें दिमाग में रखनी है। नंबर एक, जो अभी अपन ने हिमांक की डेफिनेशन पढ़ी थी वो आपको दिमाग में रखनी है कि हिमांक वह ताप है जिस पर उस पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्थाओं के वाष्प दाब बराबर हैं, और नेचुरली ठोस अवस्था का वाष्प दाब कम होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसके ऊपर जो शुरू से अपन पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में, राउल्ट नियम, वाष्प दाब, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम कि जब भी किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब गिर जाता है। दोनों बातें क्लियर है। अब समझते हैं इसको। कारण देखिए, शुद्ध विलायक में जैसे ही अवाष्पशील विलय मिलाते हैं इसका वाष्प दाब कम हो जाता है, इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो वाष्प दाब कम होने से क्या हुआ, अब विलयन जो है वो विलायक से कम ताप पर ही जम जाता है, क्योंकि वाष्प दाब उसका गिर गया है। वाष्प दाब गिर गया तो वो पहले किसी टेम्परेचर पर ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो गया। तो कम ताप पर ही भाई हिमांक जमना किस पे शुरू होता है, जिस पे द्रव और ठोस का वाष्प दाब समान हो जाए। अब पहले की बजाय कम ताप पर ही ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब समान हो गया तो उसी के ऊपर वो जमना शुरू हो गया। अतः इस प्रकार हिमांक अवनमन हो जाता है। तो हिमांक में अवनमन क्यों होता है, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि शुद्ध विलायक में जैसे ही हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं इसका वाष्प दाब गिर जाता है, और वो गिरकर कम ताप पर ही ठोस और द्रव की वाष्प दाब है वो समान हो जाते हैं, पहले से कम टेम्परेचर पर ही। इसीलिए विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से कम होता है। क्लियर है बिल्कुल बात। आगे बढ़े इसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़कर अपन बात करते हैं वाष्प दाब ताप वक्र की बात करते हैं अब हम। ठीक है बच्चों, वाष्प दाब ताप वक्र की हम बात कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर अपन ले लेते हैं चलिए वाष्प दाब ताप वक्र ले लेते हैं यहां पर अपन। वाष्प दाब ताप वक्र ले लेते हैं हम यहां पर, और ये वक्र अब हम यहां खुद बनाएंगे। वाष्प दाब ताप वक्र जो है वो हम खुद बना लेंगे। चलिए इसके लिए एक बार इसको हटा देते हैं अपन, ये हट गया। चलिए ये अपना पेन ले लिया आपने। वाष्प दाब ताप वक्र का मतलब होता है ये कर्व किसके बीच में है, वाष्प दाब और ताप दोनों के बीच में ये कर्व है। तो अब ये कर्व मैं बनाने जा रहा हूं, बड़े आराम से इसको देखना, आप आराम से इसको समझना है आपको। ठीक है। चलिए एक तरफ तो ले लिया हमने वाष्प दाब, एक तरफ ले लिया ताप। ये इधर तो हो गया भाई वाष्प दाब, वाष्प दाब बनाते जाएं आप कर्व को साथ साथ। ये वाष्प दाब हो गया। इधर ये अपन ने ले लिया ताप, और ताप भी हमने ले लिया केल्विन में। क्लियर है बात। चलिए अब हम देखना चाहेंगे कि कर्व किस हिसाब से बनते हैं। तो इसके लिए देखो पहले तो अपन
जो वेलेन है उसका क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, इनको दिखा देते हैं हम। आपको पता है कि टेम्परेचर पर जहां ये काटेगा वहां पर कम जो टेम्परेचर है, कम जो हिमांक है, वो तो आएगा विलेन के लिए, और जो ज्यादा है वो किसके लिए आएगा? विलायक के लिए, क्योंकि विलायक का जो हिमांक होता है वो आपको पता है अधिक होता है विलेन से। क्लियर है बच्चों बात? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ाते हैं इस बात को। आगे बढ़ाने के लिए देखो, ये पहले विलायक के लिए बना रहा हूं मैं कर्व, इनको देखना आप गौर से। ये विलेन के लिए जो कम वाली लाइन है वो बच्चों किसके लिए है? विलेन। और यहां पर इस रेखाखंड के जो दो टुकड़े हमने लिए हैं विलायक के लिए, वो दो इसलिए लिए हैं क्योंकि ये वाला जो है यहां से यहां तक, इसमें जो विलायक है वो है फ्रोजन सोल्वेंट। फ्रोजन सोल्वेंट का मतलब हो गया विलायक जमा हुआ है, ठोस अवस्था में है, और यहां पर जो विलायक है वो है लिक्विड स्टेट में, लिक्विड सॉल्वेंट। और जो कम टेम्परेचर आ रहा है वो विलेन के लिए हो ही गया। और इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसी को तो हम कह रहे हैं डेल्टा टी एफ, यानी हिमांक में अवनमन। ये क्या हो जाएगा? हिमांक में अवनमन। अब थोड़ा सा इस कर्व को समझते हैं हम। हमने कहा था कि हिमांक क्या है, तो हमने कहा हिमांक वो है जिस पर पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था दोनों का वाष्प दाब समान हो जाता है। तो इस पॉइंट को देखिए आप, इस पॉइंट पे यहां आकर ये जो फ्रोजन सॉल्वेंट है इसका वाष्प दाब और ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है इसका वाष्प दाब, दोनों यदि यहां से आप देखना चाहें तो ये देखो वाष्प दाब का समान दोनों का इस पॉइंट पर सेम हो गया, तो ये हिमांक है। ठीक है, इसी को तो हमने कहा है शुद्ध विलायक का हिमांक। अब जैसे ही इसमें अवाष्पशील विलय मिलाया, इसमें इसका विलयन बना, इसका वाष्प दाब गिर गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हिमांक अवनमन होता है। कर्व या ग्राफ है वो अच्छे से समझ में आ गया आपके? अच्छा, अब इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं अपन। आप लिखेंगे वक्र से स्पष्ट है कि, वक्र से ये बात बिल्कुल क्लियर है। क्या क्लियर है? कि जो क्वथनांक में हिमांक में अवनमन है वो वाष्प दाब में जो अवनमन है इनके बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है इनके बीच में? समानुपाती। जितना ज्यादा वाष्प दाब गिरेगा उतनी ही हिमांक में भी कमी आएगी, यानी डेल्टा टी एफ समानुपाती है डेल्टा पी के। ठीक बात है? अच्छा, अब राउल्ट नियम हमने पढ़ा है। राउल्ट नियमानुसार, राउल्ट नियम बच्चों क्या कहता है कि वाष्प दाब में जो अवनमन है डेल्टा पी वो किसके समानुपाती होता है? विलय के मोल भिन्न, विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये बात यहां पर लिख दें आप, एक्स बी बराबर विलय का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का तरीका बहुत अच्छे से अपना समझा हुआ है, आप सब जानते हैं। अब यहां पर अपन कह रहे हैं डेल्टा पी समानुपाती है डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन के, और ये समानुपाती एक्स बी के। तो इन दोनों से अपन क्या कह सकते हैं? आता है, अपन कह सकते हैं डेल्टा टी एफ समानुपाती है एक्स बी की। क्लियर है बात? अब समानुपाती के चिन्ह को यदि बराबर के चिन्ह में अपन बदलें तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर के एक्स बी। यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं इसमें अपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहां तक आए थे हम? दोबारा से रिमाइंड करवा देता हूं मैं आपको, कहां से कहां तक आए थे हम आए थे यहां तक। हमने कहा डेल्टा टी एफ बराबर के एक्स बी, यहां तक आ गए थे अपन।
ध्यान में है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ना, अपने को यहां से आगे अपने को बढ़ना है, तो हम बात करेंगे कि जब इसमें एक्स बी का मान रख दें हम, एक्स बी विलय का मोल भिन्न, आप सबको निकालना आता है विलय का मोल भिन्न, तो इसका मान रखें पहले, इस केवल एक्स बी की अपन बात कर लेते हैं। एक्स बी बराबर होता है, ऊपर तो आ जाएगा विलय के मोलों की संख्या, यानी मैं कह दूं एन बी, और नीचे कुल मोलों की संख्या तो एन ए प्लस एन बी। ठीक है, अब इसमें अगर मान हम रखते हैं तो एन ए का मान रखेंगे तो हो जाएगा डब्ल्यू बी बटा एम बी, और नीचे आ जाएगा डब्ल्यू ए बटा एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटे एम बी। क्लियर है बात? चलिए ये मान यहां पर रख देते हैं इसमें, तो अपन ने लिख लिया डेल्टा टी आता है, डेल्टा टी एफ बराबर के डब्ल्यू बी, और नीचे क्या क्या, या पहले इसको एक बार ऐसे ही लिख लें आप, नेक्स्ट स्टेप में इसमें अपन चेंज कर लेते हैं, डब्ल्यू ए बट्टा एम ए प्लस डब्ल्यू बी बट्टा एम बी। अब अपन कहते हैं कि अत्यंत तनु विलयन हेतु, अत्यंत तनु विलयन हेतु, तनु विलयन में क्या होता है कि विलायक की तुलना में विलय का मोल भिन्न बहुत कम होता है, विलय की मात्रा बहुत कम होती है, यानी आप कह सकते हैं कि इसके लिए डब्ल्यू ए बटा एम ए जो है ये वैल्यू बहुत बड़ी है, किससे? डब्ल्यू बी बटा एम बी से। क्लियर है? इसका मतलब नीचे वाला ये प्लस ये है, इसमें से ये तो नेग्लिजिबल है, नगण्य है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, तो छोड़ सकते हैं, तो ये अपना डेरिवेशन क्या हो गया, डेल्टा टी एफ बराबर के, और ऊपर तो हो गया डब्ल्यू बी और नीचे आ गया एम बी। इसको हमने छोड़ दिया तो नीचे क्या रह गया बच्चों? नीचे देखें आप, क्या रह गया, डब्ल्यू ए और एम ए चला गया ऊपर। क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा आपको और समझना है इस बात को, कि मैं थोड़ा सा अलग ढंग से, अब ये तो नियतांक इसमें है ही है, इसके अलावा जो एम ए है, एम ए क्या, अच्छा इनका सबका चारों का जो किसका क्या अर्थ है वो और बता दूं मैं आपको, या लिखने की जरूरत है? हालांकि पहले से डेरिवेशन अपने चलते आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई समस्या इसमें आपको होनी नहीं चाहिए, फिर भी आप देख लें, डब्ल्यू बी बराबर तो होता है विलय का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों, और एम बी हो जाएगा विलय का मोलर द्रव्यमान, अणुभार कह दो, डब्ल्यू ए हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, और डब्ल्यू नहीं, एम ए हो जाएगा विलायक का मोलर द्रव्यमान। हालांकि ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर भी एक बार मैंने रिमाइंड करवा दिया आपको, समझने में आसानी हो। अब यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो नियतांक है के और जो एम ए है, एम ए क्या होता है? विलायक का मोलर द्रव्यमान, तो वो भी फिक्स है, जो भी आपने विलायक लिया उसका मोलर द्रव्यमान तो फिक्स है, उसकी मात्रा तो आप कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मोलर द्रव्यमान तो फिक्स है, ये भी नियत है, तो इस नियतांक के साथ ले आते हैं इसको, तो हमने कह दिया डेल्टा टी एफ बराबर के गुणा एम ए, ठीक है, और आगे ऊपर क्या बच गया, डब्ल्यू बी, और नीचे बच गया एम बी गुणा डब्ल्यू ए। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि इन दोनों की जगह हम नया नियतांक ले रहे हैं, और वो नियतांक देखो आप, डेल्टा टी एफ बराबर यहां हो गया के एफ, इन दोनों की जगह नया नियतांक के एफ गुणा डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा डब्ल्यू ए। ये देखो बच्चों यहां पर, तो ये दोनों नियत होने के कारण इसकी जगह नया नियतांक ले लिया अपन ने के एफ, ये नया नियतांक है बच्चों के एफ। क्लियर है बात? यहां तक की बात को आपने
नोट कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, इसको मिटा दूं मैं, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। अब यहां से आगे लेते हैं इसको। अब इसका गौर करो आप, ये जो है WB बटा M, इसमें WB बटा MB ये तो क्या है, विलय के मोलों की संख्या हो गई ना, विलय का भार बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय के मोलों की संख्या, और ये है विलायक का भार। तो अब याद आ रहा है कि आपको ये क्या है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो क्या होती है, मोललता। क्या होती है, मोललता। तो आप इसके नीचे लिखेंगे, अतः डेल्टा TF बराबर KF गुणा स्मॉल m, और आपको पता है स्मॉल m क्या होती है, मोललता। लिखें यहां पर, क्लियर लिखें, m बराबर मोललता, m बराबर मोललता, मोललता। और KF क्या हो गया, KF बराबर हो गया मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। इससे पहले क्वथनांक उन्नयन में हमने पढ़ा था केबी, उसको हमने कहा था मोलल उन्नयन, मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और यह है हिमांक अवनमन स्थिरांक। इकाई इसकी देखें क्या, इकाई यूनिट इसकी होती है केल्विन गुणा केजी प्रति मोल। और यदि इसकी वैल्यू निकालने की आवश्यकता पड़े तो जैसे केबी की निकाली थी वैसे ही इसकी हो जाएगी MRTF स्क्वायर अपॉन डेल्टा H, और अब हो जाएगा फ्यूजन FUS। ये क्या है, वहां पर हमने केबी के समय हमने कहा था डेल्टा H वेपोराइजेशन, अब हम कह रहे हैं डेल्टा H फ्यूजन, यानी गलन की उष्मा गुणा 1000। ये लो, ये KF की वैल्यू यदि निकालनी पड़े तो उसके लिए अपने ये डेरिवेशन काम में आएगा, हालांकि इसकी आवश्यकता अपने को बहुत कम पड़ती है। तो डेरिवेशन बिल्कुल क्लियर है आपके दिमाग में, कहीं कोई समस्या नहीं है। इससे अपने ये बात समझ में आ गई कि जो हिमांक अवनमन होता है वो मोललता के समानुपाती होगा, मोललता पे डिपेंड करेगा, ये बात क्लियर है। सेम इसका हमने देखा था क्वथनांक उन्नयन में भी सेम ये स्थिति है। हाँ, परासरण दाब में अलग देखा था हमने, इसी आधार पे हमने कहा था कि ये जैव बहुलकों के अणुभार के निर्धारण के लिए बेस्ट विधि है, क्योंकि इसमें मोललता की जगह क्या काम में लेते हैं, मोलरता, कैपिटल M, मोलरिटी। चलो ये डेरिवेशन हो गया, नोट कर लिया आपने। आगे बढ़ जाएं इसके बाद अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब देखो, हर अणुसंख्यक गुण धर्म का आपको खुद को पता है कि हर अणुसंख्यक गुण धर्म का क्या महत्व होता है। हर अणुसंख्यक गुण धर्म का यह महत्व होता है कि उसकी सहायता से हम विलय का अणुभार ज्ञात करते हैं, उसकी सहायता से विलय का अणुभार ज्ञात किया जाता है। तो वही यहां पर होगा, विलय का अणुभार और हिमांक अवनमन में क्या संबंध है, यानी इसकी सहायता से हम विलय के अणुभार की कैलकुलेशन कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें अपने को सीखनी है। तो तैयार हैं आप इसके लिए? चलिए, कहां छोड़ा था हमने अपने डेरिवेशन को, आपको अच्छी तरह से ध्यान में है ही। हमने यहां तक कहा था कि डेल्टा TF बराबर KF गुणा स्मॉल m, मान रख देते हैं स्मॉल m का, तो हम कह देंगे डेल्टा TF बराबर KF गुणा, ऊपर तो है WB, नीचे है MB गुणा WA। और मोस्टली आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें विलायक का भार ग्राम में दिया हुआ मिलेगा, और ग्राम में दिया हुआ होता है तो मोलेलिटी होती है पर 1000, या यूं कह दें 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो इस विलायक की मात्रा को केजी में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो 1000 से गुणा हो जाएगा। क्लियर है बात बिल्कुल? चलिए,
यहां तक इसको समझने में आपको कोई दिक्कत। अब अपने को करना क्या है, अपने को यह करना है कि इसकी सहायता से हमें विलेय का अणुभार निकालना है। तो विलेय का अणुभार ये पड़ा है एम बी, डब्ल्यू बी विलेय का भार है, इसकी ली गई मात्रा है, एम बी विलेय का मोलर द्रव्यमान या विलेय का अणुभार है, डब्ल्यू ए विलायक की मात्रा या विलायक का द्रव्यमान है, हमें ये ज्ञात करना है। तो इसको यहां ले लेंगे हम और ये यहां आ जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1000 और नीचे आ जाएगा डेल्टा टी, सॉरी अपने को लेना है एम बी, एम बी इधर लेना है एम बी। तो इसकी जगह ये आ गया डेल्टा टी एफ गुणा डब्ल्यू ए। ये लो जी, ये अपना जो अवाष्पशील विलेय हमने मिलाया है उसमें, उस अवाष्पशील विलेय का अणुभार मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने का फॉर्मूला अपने पास हो गया। तो ये डेरिवेशन आपके क्लियर है, लिख लिया आपने। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा एम, मोलेलिटी का हमने वैल्यू रख दी, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, ग्रामों में कन्वर्ट करने के लिए 1000, केजी में कन्वर्ट करने के लिए ग्रामों में जो मात्रा उसमें 1000 का भाग दे दिया और यहां पर एम बी निकालना है, एम बी इधर आ गया डेल्टा टी एफ। तो ये डेरिवेशन हो गया। ठीक है, अब इस डेरिवेशन का उपयोग क्या है, इस डेरिवेशन की सहायता से हम विलेय का अणुभार जो मिलाया है बाहर से हमने अवाष्पशील विलेय, उसका अणुभार इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। तो इसका एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं अपन, तब पता लगेगा कि बात अपने कितनी समझ में आई है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ये आ गया अपना प्रश्न, ये लो। क्या है अपना प्रश्न बच्चों, प्रश्न अपना क्या है बोलो। प्रश्न में आपको दिया गया है कि 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में गोलने पर हिमांक में अवनमन इतना हो जाता है, तो सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। देखो अणुभार से भी एक स्टेप आगे बढ़ गया, ये अणुसूत्र पूछा है, तो अणुभार अपने पास है तो अणुसूत्र बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद है के एफ का, ये के एफ की वैल्यू दी हुई है नेफ्थलीन के लिए। के एफ जो है यहां पर विलायक नेफ्थलीन है, उसकी के एफ की वैल्यू भी हमें दे दी, बस इतनी चीज चाहिए अपने को। अभी हम डेरिवेशन पढ़ के आ रहे हैं बच्चों, इसको हल करते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को हल करते हैं तो क्या क्या गिवन है वो सबसे पहले अपन छांटते हैं। क्या क्या दिया गया बच्चों, देखो सबसे पहले दिया गया जो विलेय मिलाया है उसकी मात्रा डब्ल्यू बी बराबर है 25.6 ग्राम। क्लियर है बात, चलिए इसी तरह से उसके बाद विलायक की मात्रा है डब्ल्यू ए का मान है 1000 ग्राम। हो गया, गोलने पर हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू है वो यहां पर आ गई 0.68 केल्विन। क्लियर है बात, अच्छा। और के एफ आपके सामने लिखा हुआ पड़ा ही है 6.8 केल्विन गुणा केजी प्रति मोल। ये हो गई इसकी वैल्यू सारी। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसको हल करें। तो अभी अपन ने इसको किया था, आपको सूत्र ध्यान में है। इसका सूत्र होता है एम बी बराबर के एफ गुणा डब्ल्यू बी गुणा 1000 बट्टा ये हो जाएगा, नीचे क्या था डेल्टा टी एफ गुणा डब्ल्यू ए। रख लें वैल्यू, चलो रख लेते हैं। के एफ की वैल्यू है 6.8, डब्ल्यू बी की वैल्यू है 25.6, 1000 से गुणा कर दिया। डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 0.68, ठीक है, और डब्ल्यू ए की वैल्यू है 1000। हल कर लें इसको।
ये 1000 से 1000 कट गया, ये खत्म है। अब ऊपर वाली संख्याओं में दशमलव के बाद 2 अक्षर हैं, एक तो इसके बाद एक इसके बाद, नीचे वाली संख्या में भी दशमलव के बाद 2 अक्षर हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो नीचे बचा 68, ऊपर 68, ये कट गया तो सीधा 256 बच गया। कैलकुलेशन इसकी सीधी सी है। तो जो विलय इसमें मिलाया है उसका अणुभार, जो सल्फर मिलाया है उसका अणुभार मोलर द्रव्यमान आया है 256। कितना आया है बच्चों? 256। अब इसका अणुभार, अणुसूत्र ज्ञात करना है हमें। तो एक सल्फर का भार कितना होता है और ये इसके पूरे अणु का अणुभार कितना आया है। अणुसूत्र के लिए हम क्या करते हैं, जो अणुभार होता है उसमें परमाणु भार का भाग देते हैं तो पता लग जाता है कि उस एक अणु में कितने परमाणु हैं। वही काम अब यहां करेंगे। तो अणुभार निकालने तक की बात आपके समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है। अब अणुसूत्र के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम। देखना अब इसके लिए क्या करेंगे हम कहेंगे सल्फर अणु में परमाणुओं की संख्या निकालनी है। अब अपने को परमाणुओं की संख्या, तो इसके लिए हमने क्या किया, जो पूरे अणु का भार आया 256, उसमें एक परमाणु का जो भार है उसका भाग दे देंगे। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और भार होता है 32, तो भाग दे दिया 32 का। तो 32 का भाग दे दिया तो ये 8 गुणा 3 240 और ये आ जाएगा अपने 8 बार भाग चला गया। इसका मतलब ये जो मोलर द्रव्यमान आपने सल्फर का निकाला है उसके एक अणु में 8 परमाणु होते हैं। 8 परमाणु होते हैं। तो बोलो सल्फर का अणुसूत्र क्या हो गया। अतः सल्फर का अणुसूत्र बराबर S8। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। मिटा दें इसको, नोट कर लिया आपने? चलिए ये मिटा दिया इसको हमने। अब ये सवाल जब हमने हल किया तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में आया कि हमें भी एक ऐसा सवाल करना है। तो चलिए आप भी सवाल करें। ये रहा आपका सवाल बच्चों, ये आपको करना है। ये सवाल आप करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। ये वाला प्रश्न, उस ताप की गणना कीजिए जिस पर 250 ग्राम जल में उपस्थित 54 ग्राम ग्लूकोज का विलयन जम जाएगा। विलयन जम जाएगा, इट मीन्स इसमें अगले ने क्या पूछा अपने से, TF पूछा है। TF विलयन का हिमांक अपने को निकालना है। TF की वैल्यू पूछी है तो उसके लिए सारा दे दिया। देखो इसमें जहां जहां मोलर द्रव्यमान की आपको आवश्यकता पड़े, बाहर तो दोनों का दे ही दिया कि विलय के रूप में ग्लूकोज है 54 ग्राम, विलायक है इसमें जल है 250 ग्राम। तो ये तो दोनों आपको समझ में आ गया। WB है वो तो हो गया 54 ग्राम और WA यानी विलायक का भार है वो हो गया 250 ग्राम। क्लियर है बात? चलिए अब इसमें और क्या क्या जानकारी अपने को एक बार सूत्र लिख लूं मैं। TF निकालने के लिए आपको डेल्टा TF पता होना चाहिए, क्योंकि हमने संबंध पढ़ा था डेल्टा TF बराबर TF नोट माइनस TF। तो अगर हमें ये दोनों पता हो, ये और ये, तो ये निकाल सकते हैं। अब हमें ये पता है क्योंकि नाम दे दिया अगले ने, जल 250 ग्राम जल, और जल का आप हिमांक जानते हो 0 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में बदलना आता है आपको। तो वो TF नोट शुद्ध जल का हो गया। और डेल्टा TF अभी हमने जो डेरिवेशन पढ़ा है उससे निकाल लेंगे हम डेल्टा TF। कैसे निकालेंगे? डेल्टा TF बराबर KF गुणा WB गुणा 1000 बट्टे क्या हो जाएगा, MB गुणा, बोलो क्या हो जाएगा, MB गुणा WA। ये सारे मान डेल्टा TF आपको निकालना है। KF और इसकी वैल्यू देखो, सारी की सारी वैल्यू W दिया हुआ है, WA दिया हुआ है, और अच्छा KF नहीं दिया हुआ क्या, KF की वैल्यू दे देता हूं मैं। सवाल के नीचे आप नोट कर लेना, KF बराबर 1.86।
KF की वैल्यू नोट कर लेना भाई, KF इसके लिए होगा 1.86 केल्विन गुणा kg प्रति मोल। ये सवाल में प्रिंट होने से रह गया, नीचे सवाल के नीचे लिख लेना 1.86। तो KF का मान हो गया, WB का मान हो गया, WA का मान हो गया। अब MB क्या होता है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का नाम दिया हुआ है ना, मोलर द्रव्यमान निकाल लो। विलेय कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो निकाल लेना मोलर द्रव्यमान। कितना आएगा? अरे बोलो कितना आएगा? 180। C6H12O6 इन सब का परमाणु भार जोड़ोगे 180 आएगा। सारे मान रखकर डेल्टा TF निकाल लेना। शुद्ध जल का हिमांक हमें पता ही है, ये और ये रखकर TF निकाल लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सवाल को आप आराम से करना और मुझे बताना कि आंसर इसका कितना आया है। इसी के साथ अपने अणुसंघ के गुणधर्म है वो विलेन के पूरे हो गए। मैं समझता हूं कि आज का ये जो हमारा टॉपिक था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसके सारे कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से आप नोट करना, लर्न करना, इसी प्रकार से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।